नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 100 साल पहले जब दुनिया पहले विश्व युद्ध की मार झेल रही थी तो भारत में अंग्रेजों का खौफ कायम था। कई तरह की ज्यादतियां और जुल्म ढाए जा रहे थे। नील की जबरन खेती की मार किसान झेल रहे थे और करों के बोझ तले उनकी जिंदगी सिसक रही थी। न नील के दाम मिल पा रहे थे और न उस जमीन पर किसान अन्न उपजा पा रहे थे। बदहाली के उस वक्त में भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति ने दस्तक दी जिसने आने वाले भारत की तस्वीर बदल कर रख दी। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 10 अप्रैल को जब वो पहली बार बिहार पहुंचे तो उनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना था, लेकिन चंपारण के किसानों के लिए संघर्ष ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। न गांधी पुराने वाले गांधी रहे और न ही आजादी की लड़ाई पहले की तरह अब रह गई थी। अब इस ऐतिहासिक सत्याग्रह के 100 साल हो गए हैं तो केंद्र सरकार ने कई आयोजनों की शुरुआत की है। कई अभियान चलाए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने की ठानी है। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का विशेष। नील की खेती और भारत में आजादी की लड़ाई का पुराना संबंध है। 1859 में बंगाल के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी नील की खेती में जुटे किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। बंगाल से लेकर बिहार तक उनकी यह दुर्दशा बरकरार रही। चंपारण में भी कमोबेश यही हालत थी। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्यों चंपारण सत्याग्रह की नौबत आई। उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया के लिए ये उथल पुथल का दौर था और ठीक उसी वक्त चंपारण भी अंदर ही अंदर सुलग रहा था। सालों से गरीबी और मजबूरी की मार झेल रहे किसानों के लिए अब कुछ भी सहना बेहद मुश्किल हो गया। नील की खेती से वो तबाह हो गए। नील की खेती उनकी मजबूरी थी। अंग्रेजों ने 3 खटिया व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत 1 बीघे में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया। मुश्किलों की शुरुआत यहीं से हुई। बुआई के हर मौसम से पहले जमीन जमादार तय करते थे, यानी किसान जमीन के किस हिस्से पर नील बोएगा ये किसानों के हाथ में नहीं था। फसल की कीमत बेहद कम होती थी। प्रति बीघा 19 रुपए के भुगतान का नियम था, लेकिन वो भी किसानों को नहीं मिल पाता था। मुआवजे की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब ये बताया गया कि यहाँ पर नील की खेती का एक बहुत ही शोषक सिस्टम चल रहा है, इसलिए कि जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं वो मजबूर करते हैं किसानों को कि वो अपनी ज़मीन का कोई एक हिस्सा है जिस पर निश्चित रूप से नील की ही खेती करें। 3 कठिया सिस्टम उसको कहा जाता था और उसके काफ़ी कम पैसे मिलते थे। कभी कभी जो फूड क्रॉप पैदा करते थे, खेती जो अनाज की खेती, उससे भी कम पैसा मिलता था। तो इससे किसानों में काफ़ी रोष था, किसान काफ़ी नाराज़ थे और इसलिए वो गांधी के पास आए। उस वक्त चंपारण जिले में नील के 70 कारखाने थे और पूरे जिले पर इन कारखानों का प्रभाव था। 2 से 5 मील की दूरी पर बने इन कारखानों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। जो किसान पहले अन्न उपजाते थे, उनसे ये लोग जबरदस्ती नील की खेती करवाने लगे। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों को और पैसों की जरूरत हुई, लिहाजा नील की खेती करने वालों पर और दबाव आने लगा। अगर कोई किसान नील उगाने से मना करता तो उसकी बेरहमी से पिटाई होती। ऐसा नहीं था कि किसानों ने कोशिशें नहीं की। छोटे किसानों ने जिलाधीश के पास अर्जी दी और उन्हें अपना दुख सुनाया। नतीजतन कुछ करों से किसानों को राहत दी गई। इनमें कारखानों की तरफ से वसूला जाने वाला एक आना भी शामिल है। कारखानों की आमदनी कम हुई तो लोग किसानों से नील की खेती के लिए अलग से सिंचाई का पैसा वसूलने लगे। 1914 में जाकर ये वसूली बंद हुई, लेकिन नील के धंधे से जुड़े लोग किसानों के लिए जो कर लगाते थे, अगर वो उसको नहीं भरते तो उसके लिए सजा का प्रावधान था। चंपारण क्षेत्र में किसानों ने जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी कि 1/3 में खेती का अनिवार्य है और तरह तरह के टैक्स थे, कर लिए जाते थे। अचानक ये हुआ कि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक नील बनना शुरू हो गया। सिंथेटिक नील बनना शुरू हो गया तो यहाँ के जो नील का वो था ना, वो लेना बंद कर दिया। अब उसका करें क्या, औने पौने दामों पे, लेकिन कर वही लिए जाते रहे। इसके खिलाफ किसानों में रोष था कि हम अगर कर वही दे रहे हैं तो इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत से उन्होंने बार बार कह रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा था।
नील समेत बाकी नकदी फसल उपजाते उपजाते किसान खस्ता हाल हो गए। उनका उधार बढ़ता गया और अपनी बेहतरीन जमीन पर वो अन्न के बदले नील उगाते रहे। धीरे धीरे नील ने जमीन के उस हिस्से की उर्वरता कम कर दी। इसके बाद जब वहां दूसरी फसल बोई गई तो पैदावार कम हो गई। चंपारण में भुखमरी की नौबत आ गई। किसानों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वहीं के किसान राजकुमार शुक्ला ने फिर महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चंपारण के हालात से कांग्रेस और महात्मा गांधी को अवगत कराया और उनसे चंपारण आने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजादी के आंदोलन का पहला सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह, एक ऐसा आंदोलन जिसमें न गोली चली, न लाठी, न जुलूस निकला और न कोई बड़ी सभा हुई। गांधी जी गिरफ्तार तो हुए लेकिन जमानत लेने से मना कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 100 साल पुरानी कुप्रथा खत्म हुई। बंगाल और बिहार समेत देश का एक बड़ा हिस्सा उन दिनों 3 कठिया प्रथा की चपेट में था। हजारों किसान धान गेहूं की जगह नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जाते थे। नील की खेती से जमीन तो बंजर होती ही थी, पर अंग्रेजों के अत्याचारों ने गरीबों की कमर ही तोड़ डाली थी। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो यहां आकर उनकी आवाज अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाए और उन्हें अत्याचारों की इस अंधेरी खाई से बाहर निकाले। 15 अप्रैल सन 1917 एक मामूली और अनाम से स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर मोहनदास करमचंद गांधी ने मोतिहारी के चंपारण कस्बे की धरती पर कदम रखा और इस तरह देश के पहले सत्याग्रह की घड़ियां शुरू हुईं। पहला आंदोलन, गांधी पहली बार हिंदुस्तान में किसी आंदोलन को लेकर के सफल हुए थे। हालांकि उससे पहले उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया था, लेकिन जब भी गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते थे, किसी भी काम के लिए आते थे, वो बार बार भारत आने के बाद असफल हो जा रहे थे, फिर वापस चले जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि चंपारण आए और चंपारण में किसानों के पर हो रहे अत्याचार को लेकर के जो उन्होंने आंदोलन किया, उस आंदोलन का नतीजा पूरे देश ने देखा। दरअसल मोहनदास करमचंद गांधी ने यहीं से महात्मा बनने का रास्ता तय किया। गांधी जी को उस वक्त का भारत कम ही जानता था, लेकिन उनकी आमद की खबर पाकर हजारों किसान उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। किसान रो रो कर अपनी समस्याएं गांधी जी को बताने लगे। उधर अंग्रेज अफसर हरकत में आ गए। तुरंत पुलिस को भेजा गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी और उनके साथी किसानों को इंसाफ दिलाने की ठान चुके थे। गांधी जी ने जिला छोड़ने से मना कर दिया। गांधी जी को जेल भेज दिया गया। 18 अप्रैल 1917 को कोर्ट में उनकी पेशी हुई। गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने साफगोई से कहा कि वो अपनी जांच पूरी किए बगैर चंपारण नहीं छोड़ेंगे और उन्हें इसके लिए जो भी सजा मिले वो भुगतने को तैयार हैं। मजिस्ट्रेट गांधी जी की सच्चाई और निडरता को देख चकरा गए। कुछ समझ नहीं आया तो तारीख आगे बढ़ा दी गई। इस बीच कुछ अखबारों में यह खबर सुर्खियां बन गई। अंग्रेज हुकूमत तक मामला पहुंचा। उसी दौरान पहला विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और रूस में लेनिन की बोल्शेविक क्रांति आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती थी। गांधी जी के आगे झुकते हुए मुकदमा वापस लिया गया और जांच पड़ताल में उन्हें प्रशासनिक सहयोग का आदेश भी दिया गया। ये सत्य की जीत थी। गांधी और सत्याग्रही खुलकर गांव-गांव जाने लगे। गांधी जी अपने सत्याग्रह में कोई राजनीति नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अखबार को किसी भी संवाददाता को चंपारण नहीं भेजने की दरख्वास्त की। इस दौरान 5000 से ज्यादा रैयतों के बयान दर्ज हुए। रामकुमार शुक्ल अगर उन्हें इतना आग्रह नहीं करते तो वहाँ नहीं जाते। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक वकील से मिलिए। मैं कुछ बातों को तो उन्होंने एहसास कर लिया कि यह लड़ाई वकीलों और मुवक्किलों के बीच नहीं लड़ी जा सकती। तो उनके आप देखिए कि वो किस ढंग से जनता की समस्याओं से जुड़ते हैं। उन्होंने किसानों से लगभग 8000 किसानों से आवेदन पत्र लिए, उनकी बातें सुनी और तब उनको लेकर आगे बढ़े। उसको लेके उन्होंने उन जो भी वहाँ की ब्रिटिश हुकूमत थी उनको बात बताई। चंपारण सत्याग्रह की दूसरी सबसे बड़ी जीत तब हुई जब प्रांतीय सरकार ने भी किसानों पर अत्याचार पर जांच समिति बना दी। ये थी चंपारण एग्रेरियन कमेटी। गांधी जी को समिति में जगह मिली। इस समिति की अनुशंसा पर करीब 100 साल पुरानी 3 कठिया प्रथा कानूनी तौर पर खत्म कर दी गई। यही नहीं, किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस किया गया।
शर्मसार कई निल्हा अफसर अपना सामान बांधकर अपने देश लौट गए। जिस दिन रोकने मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी थी, उस दिन हजारों लाखों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। यानी कि एक जन नेता वो होता है कि जो जन आकांक्षाओं को समझता है। किसानों की समस्या ब्रिटिश समय में कॉर्नवालिस से लेकर और उससे पहले चलती रही थी। नील के दाग अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी लिखते हैं कि किस ढंग से उनका शोषण किया जा रहा था, और देखा जाए तो उन्होंने जो चला हुआ था शोषण, उसको साक्षात जनता के सामने खड़ा कर दिया। चंपारण सत्याग्रह सही मायनों में देश की आजादी के संग्राम का मील का पत्थर बना। 1916 में करीब 22,000 एकड़ जमीन पर आसामीवार, जिरात और 3 कठिया प्रथा लागू थी। चंपारण की रैयतों से दस्तूरी, फगुआही और दशहरी जैसे 46 तरह के कर बर्बर तरीके से वसूले जाते थे। लेकिन राजकुमार शुक्ल की एक पहल पर गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों ने बिना हड़ताल, बिना हिंसा, बिना लाठी और बिना गोली के सत्य का पहला प्रयोग सफल करके दिखा दिया। यही था चंपारण सत्याग्रह। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चंपारण सत्याग्रह कई मायनों में बेहद अहम है। 1917 के बाद आजादी की लड़ाई ने जो रफ्तार पकड़ी, वो उससे पहले कभी नहीं देखी गई। महात्मा गांधी पहली बार पूरे देश के राजनीतिक पर्दे पर उभर कर सामने आए और कई स्वतंत्रता सेनानी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हुई। उन्होंने भारतीय समाज और लोगों की मुश्किलों को जाना परखा। 1917 को जानकार इस मायने में अहम मान रहे हैं कि पहली बार इसी सत्याग्रह में किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की धारा मिलकर एक हुई। चंपारण सत्याग्रह का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये एक तरह से किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन को एक दूसरे के नज़दीक लाता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर उन्मुख हो जाते हैं। इससे पहले का आप 19वीं शताब्दी का इतिहास देखेंगी तो आप पाएंगी कि किसान आंदोलनों की एक अलग स्ट्रीम चल रही है, वो अलग अलग मसलों पर हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन की एक अलग स्ट्रीम चल रही है। उसमें अभिजात वर्ग के लोग, इलीट, वकील, जर्नलिस्ट, जो इलीट लोग हैं वो हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ डायलॉग, कुछ तारतम्य नहीं है, कुछ संवाद नहीं है। यही नहीं, महात्मा गांधी का देश में ये पहली बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी का बना बना और इसके बाद गांधी राष्ट्र नेता के नाम पर उभरे। मोहनदास से महात्मा बनने की प्रक्रिया अगर कहें तो दक्षिण अफ्रीका में पूरी हो चुकी थी। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान लौटते हैं और 10 अप्रैल को चंपारण में प्रवेश होता है। मैं इसको इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि 2 साल के अंदर ही अंदर उन्होंने समझ लिया कि इस देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कैसे की जाए, और ये मौका दिया राम कुमार शुक्ल नाम के एक आदमी ने। इतिहासकार मानते हैं कि गांधी ने चंपारण से कई सबक सीखे। उन्होंने आंदोलन के तौर तरीके और भारतीय समाज के उस हिस्से को पहचाना जो पूरे समाज को उठाने में कामयाब हो जाए। गांधी का मानना था कि असली सत्याग्रह वो नहीं है कि हम लड़े और जीत गए। असली सत्याग्रह वो है जिसमें कि आपने एडवर्सरी पर मॉरल प्रेशर डालते हैं, उसके साथ डायलॉग स्थापित करते हैं और अपनी मांग में जो सच्चाई है, जो उसका बेसिक ट्रूथ है, उसके लिए आप अपने एडवर्सरी को कन्विंस करते हैं। और इसीलिए लगातार अंत तक गांधी ने सेटलमेंट, ऑनरेबल सेटलमेंट, इसका रास्ता कभी नहीं छोड़ा। इरविन के साथ पैक्ट किया और लगातार वो कहते थे जब भी समझौते की परिस्थिति आती है तो जरूर उसके लिए जाना चाहिए। 1917 के बाद महात्मा गांधी पूरी तरह आजादी के आंदोलन में जुड़ गए और एक के बाद एक राजनीतिक हिस्सेदारी ने पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का माहौल बना दिया। चंपारण के बाद खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन ने देश की दिशा बदल कर रख दी। जानकार मानते हैं कि आजादी के लिए बाद के संघर्ष की बुनियाद चंपारण से पड़ी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चंपारण सत्याग्रह ने आजादी की तलबगार जनता को सत्य और अहिंसा का पहला पाठ पढ़ाया। गांधी जी अचानक हर देशवासी के मसीहा बन गए। लेकिन क्या यह जीत अकेले गांधी जी की जीत थी? दरअसल चंपारण सत्याग्रह के पीछे कई ऐसी देशभक्त ताकतों का हाथ था जो अपने अपने स्तर पर आजादी का ताना बाना बुन रहे थे। आइए आपको मिलाते हैं चंपारण सत्याग्रह के अनाम सिपह सालारों से। महात्मा गांधी का चंपारण पहुंचना आजादी की लड़ाई का अहम पड़ाव साबित हुआ।
अफ्रीका में जो प्रण महात्मा गांधी ने लिया था वो पहली बार चंपारण की धरती पर ही मुकम्मल हुआ। लेकिन गांधी जी ने अनजान इलाके, मुश्किल मौसम और स्थानीय बोली भाषा की जानकारी हुए बिना देश का पहला सत्याग्रह सफल करके दिखा दिया। लेकिन वो ऐसा हरगिज न कर पाते अगर कुछ शख्सियतें उनके साथ न होती। इनमें सबसे बड़ा नाम था राजकुमार शुक्ल का। 1875 में बिहार के सतवरिया चनपटिया में कोलाहल शुक्ल के घर राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पहले रामनगर राज और बाद में बेतिया राज में उन्होंने छोटी मोटी नौकरी की। बाद में वो राजनीति में सक्रिय हो गए और जल्द ही किसानों को संगठित करने में मशगूल हो गए। तिनकठिया प्रथा से जूझते किसानों का दर्द उनसे देखा न गया और उन्होंने देश के किसी बड़े नेता को यहां लाने की ठानी। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने इसी वजह से हिस्सा लिया। वो पहले बाल गंगाधर तिलक के पास गए, फिर मदन मोहन मालवीय के पास भी गए, लेकिन दोनों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में व्यस्तता का हवाला देकर उन्हें निराश कर दिया। आखिर में वो महात्मा गांधी के पास पहुंचे। कहते हैं वो गांधी जी के पैरों में गिर गए और चंपारण का सवाल हाथ में लेने का आग्रह किया। गांधी जी ने पहले बात को हल्के में लिया, लेकिन राजकुमार शुक्ल की जिद पर एक दिन के लिए चंपारण आने को तैयार हो गए। शुक्ल जी अपनी धुन के पक्के थे। वो गांधी जी के पीछे फिर कानपुर गए, फिर कलकत्ता, फिर इलाहाबाद और फिर से कानपुर। चंपारण लौटकर कई चिट्ठियां लिखी और तब जाकर गांधी जी ने वहां जाने का मन बनाया। गांधी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे और गांधी का राजकुमार शुक्ल ने 2 साल तक उनका पीछा किया। उनसे बार बार मिले, उनको बार बार कहा कि आप एक बार चंपारण आइए। 10 अप्रैल 1917 को गांधी पहली बार बिहार गए। राजकुमार शुक्ल के साथ गए, कलकत्ता से बिहार आए और बिहार आने के बाद 10 तारीख को ही वो मुजफ्फरपुर गए और 15 तारीख को वो चंपारण पहुंचे। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी अहमदाबाद चले गए तो शुक्ल जी असहयोग आंदोलन और कांग्रेस के गठन के लिए काम करते रहे। बाद में उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी और 20 मई 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। वो गए भी तो कुप्रथाओं को तोड़ते हुए। उनकी चिता को उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी, जो उस वक्त के समाज में किसी क्रांति से कम नहीं था। इनको सत्याग्रह में और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में लाने में गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये लोग सिर्फ उसी आंदोलन के नहीं लिए आए, जैसे कि कृपलानी हैं, राजेंद्र प्रसाद है, ये फिर राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा बन गए। ये गांधी के कॉमरेड बन गए। गांधी के साथ फिर उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी। ये वकील लोग थे, अभिजात वर्ग थे, संपन्न घरानों से थे। राजेंद्र प्रसाद का तो था भी, लेकिन कृपलानी का किसानों के जीवन से, खेती से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन एक बार को जब वो इस तरह की सक्रिय राजनीति में आए, लोगों के साथ जुड़े, तो फिर वो लगातार जुड़े रहे। चंपारण के दूसरे हीरो थे पीर मोहम्मद मुनिस। उन्हें बिहार में जनवादी पत्रकारिता का जनक कहा जा सकता है। वो हिंदी पत्रकारिता, साहित्य और चंपारण आंदोलन की अहम कड़ी थे। वो शायद ऐसे चंद लोगों में से थे जो खुद नील खेती के पीड़ित नहीं थे, पर किसानों का दर्द और आजादी की ललक उनकी कलम से लगातार झलकते रहे। मुनिस चंपारण सत्याग्रह से पहले भी किसान आंदोलन में सक्रिय रहे। माना जाता है कि राजकुमार शुक्ल के जिस पत्र पर गांधी जी ने आखिरकार चंपारण आने की हामी भरी, वो खत मुनिस ने ही ड्राफ्ट किया था। 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी बेतिया पहुंचे तो मुनिस के घर ही रुके। चंपारण आंदोलन में उनकी भूमिका का पता तिरहुत के कमिश्नर मोर्स हेड की उस रिपोर्ट से पता लगता है, जिसमें उन पर गांधी जी को सबसे ज्यादा सामग्री पहुंचाने और मदद करने का आरोप था। उन्होंने ताउम्र अपने लेखों से अंग्रेजों की नाक में दम किए रखा और कई बार जेल भी गए। 14 अगस्त 1949 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। चंपारण आंदोलन के एक और बड़े नाम थे गोरख प्रसाद। चंपारण आकर गांधी जी गोरख प्रसाद के यहां ही रुके। ये इसलिए अहम था क्योंकि कोई भी आजादी आंदोलन में सक्रिय किसी नेता को पनाह देने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था। गोरख प्रसाद छपरा जिले के रहने वाले थे। पेशे से वकील गोरख बाबू गांधी जी के साथ घूम घूम कर किसानों के बयान दर्ज करते थे और चंपारण में हर पल गांधी जी के साथ रहे। बाद में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन समेत कई आंदोलनों में जेल भी गए। 1956 में जमशेदपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इनके अलावा हरवंश सहाय, चंपारण के गांधी कहे जाने वाले प्रजापति मिश्र, राम रक्षा ब्रह्मचारी, संत राउत समेत कई ऐसे लोग थे जिन्हें उनकी अगली पीढ़ी ने ही भुला दिया। चंपारण की सफलता में आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ब्रजकिशोर बाबू, धरणीधर बाबू, रामनवमी बाबू, बिंदा बाबू, जनकीधारी जी और शंभू बाबू का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। असल मायनों में मोहनदास को महात्मा बनाने के पीछे यही असल नाम है। ये सब गांधी जी के साथ नहीं होते तो चंपारण की सफलता सपना बनकर ही रह जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष पूरे देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए खास कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
जो पूरे साल चलेगा। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने भी चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी को लेकर साल भर के कार्यक्रमों का आगाज किया है। आइए देखते हैं क्या हैं इस बार सरकारों की तैयारियां। ये तस्वीरें हैं उस खास आयोजन की जब केंद्र सरकार ने चंपारण सत्याग्रह के 100 साल होने पर एक मुहिम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष आयोजन का उद्घाटन किया और कहा कि सत्याग्रह के साथ साथ लोगों को स्वच्छाग्रह की तरफ मोड़ने की दरकार है। 10 अप्रैल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्वच्छाग्रह बापू को श्रद्धांजलि की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वो इतिहास को जाने और अगर हो सके तो महात्मा गांधी की तरह जीने की कोशिश करें। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर होने वाले ऐसे कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये हमारे लिए एक पवित्र अवसर है बापू के आदर्शों से प्रेरित होकर देश हित के लिए खुद को संकल्पित करने का, समर्पित करने का, कार्यों को उन्हें अर्पित करना है और उसके सबसे बड़ा माध्यम है स्वच्छाग्रह। स्वच्छ भारत अभियान के बाद केंद्र सरकार की स्वच्छता के प्रति ये बड़ी मुहिम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक वो देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, लिहाजा इस मुहिम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गांधी से जुड़ी डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि सरकार गांधी से जुड़ी जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। आपने पीछे देखा होगा कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों को युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी राष्ट्रीय अभिलेखागार की चारदीवारी में संभव हुआ और आज इस ऐतिहासिक घटना से संबंधित अनेक दस्तावेजों को आधार बनाकर एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें चंपारण से जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया उसकी एक झलक आप लोगों को देखने को मिलेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भी 10 अप्रैल को गांधी से जुड़ी 3 किताबों का विमोचन किया। गांधी इन चंपारण नाम की किताब में विस्तार से चंपारण में गुजारे गए गांधी के दिनों को याद किया गया है। नायडू ने कहा कि गांधी की जिंदगी के लिए ये अहम दस्तावेज हैं। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को देश का पहला अहिंसक आंदोलन के तौर पर याद करते हुए कहा कि इसी बुनियाद पर भारत आजादी की दहलीज तक पहुंचा। दूसरी तरफ बिहार सरकार भी धूमधाम से चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मना रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शताब्दी वर्ष के आयोजनों की शुरुआत करते हुए कहा कि साल भर में प्रदेश के कोने कोने तक बापू के विचारों को पहुंचाया जाएगा। नीतीश कुमार ने इस मौके पर महात्मा गांधी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसे बिहार के हर गांव में दिखाने की योजना है। बिहार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने इस मौके पर प्रभात फेरी का आयोजन किया। इतिहास शहीद स्मारक के पास गांधी की मूर्ति से लेकर गांधी मैदान तक की फेरी के बाद उन्होंने बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस गांधी के मूल्यों की सच्ची वाहक है और मौजूदा दौर में गांधी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने इस मौके पर बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए। महात्मा गांधी के विचारधाराओं को लेकर के ही हम ऐसे भगवाकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। जो इंसान को इंसान नहीं समझता हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इंसान को बांटने वाला जो एक ताकत, जो विचारधारा, जो सावरकर, गोलवलकर और गोडसे की विचारधारा है, उसको दोबारा महात्मा गांधी की विचारधाराओं से हम ध्वस्त कर सकते हैं। बिहार सरकार एक के बाद एक कई कार्यक्रम कर रही है। एक विशेष प्रचार वाहन हर एक जिले में
घूम रही है, जिसे गांधी रथ का नाम दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि महात्मा गांधी के विचारों और उनकी कहानियों को हर एक आदमी तक पहुंचाया जाए। प्रत्येक जिला के लिए एक रथ है अभी, छोटा रथ, जो कि गांव के लिए गांव में जाएगा, गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, और जो बड़ा रथ है वो शहरी इलाकों के लिए है। इसके बाद हम और भी रथ चलाने का हम लोग का कार्यक्रम है। 10 अप्रैल से इन कार्यक्रमों की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी पहली बार बिहार पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।